तो वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है एसएस मांगा एक्सप्लेनर की एक नई वीडियो में। वैसे दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जहाँ तक कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उसकी शिफ्ट खत्म होने का टाइम हो चुका होता है। उसे लगता है कि आज वो किसी और नए डीमन के पास नहीं जा पाएगा। जब लू फेंग देखता है कि वो किसी नई डीमन के पास नहीं जा पाएगा तो वो डिसाइड करता है कि वो कॉर्प्स चार्मर डीमन के पास जाएगा और उसे देखेगा कि उसने नए डांस फॉर्म्स को सीखा है या नहीं। तभी लू फेंग कॉर्प्स चार्मर डीमन के जेल के सामने आके फटाफट से उसके अंदर देखता है तो वहाँ पे कॉर्प्स चार्मर उसका वेट कर रही होती है। वो कॉर्प्स चार्मर को बोलता है फटाफट से सुंदर लड़की के अंदर चेंज हो जाओ। कॉर्प्स चार्मर उसकी बातों से काफी शर्मा रही होती है, लेकिन वो उसकी बातों को मना नहीं करती। फटाफट से एक सुंदर सी लड़की में चेंज हो जाती है और लू फेंग उसको देख के काफी खुश हो जाता है, लेकिन उसको यहाँ पे कुछ मिसिंग लगता है। तभी लू फेंग फटाफट जाके आई डीमन को उठा के लेके आता है और बोलता है फटाफट से यहाँ पे एक मस्त सीन क्रिएट करो जिसे देख के मुझे मजा आ जाए। और वो आई डीमन वहाँ पे एक लग्जरी कैंपस रोमांस ड्रामा बनाता है और साथ में एक एम्परर जिसके पास में बहुत सारी लड़कियां होती है। लेकिन बस जब लू फेंग को मजा आ ही रहा होता है तभी उसका इल्यूजन टूट जाता है। लू फेंग इल्यूजन टूटने की वजह से काफी ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है आई डीमन, आखिर तुमने अभी इल्यूजन को क्यों तोड़ दिया? आई डीमन डरते हुए बोलता है बिग ब्रदर, आपके शिफ्ट खत्म होने का टाइम हो चुका है। लू फेंग उठते हुए बोलता है हाँ, तुम बात तो सही कर रहे हो, जो बढ़िया टाइम होता है वो जल्दी पास हो जाता है। लू फेंग फटाफट से अपने कपड़ों को बदलता है और जेंग जेंग के साथ अपनी शिफ्ट को चेंज करता है। और जब लू फेंग देखता है कि जेंग जेंग काफी ज्यादा खुश है तो वो सोचता है लगता है जेंग जेंग के साथ कुछ बढ़िया चीज हुई है। और जेंग जेंग से बातें करने के बाद उसे पता चलता है कि आज से कुछ दिन पहले ग्रैंड मास्टर, जो कि एक मिस्टीरियस रैंक के डीमन सोर्सरर है, वो एक टीम को लेके बोन फॉरेस्ट के अंदर गए थे ताकि वो एक डीमन को हंट कर सके, लेकिन उनकी टीम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। उनकी जो डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर फिनिक्स ट्री काउंटी है वो हमेशा भरी रहती थी, लेकिन अब येलो और मिस्टीरियस रैंक के डीमन सोर्सरर के लिए वैकेंसी खाली हो चुकी है। और मैंने सुना है कि 4 इनर रिलम अप्रेंटिस को येलो रैंक का डीमन सोर्सरर बना दिया जाएगा और एक किसी येलो रैंक के डीमन सोर्सरर को प्रमोट करके ग्रैंड मास्टर की जगह दे दी जाएगी और येलो रैंक के डीमन सोर्सरर की जगह खाली होगी। लेकिन जो इनर एनर्जी रिलम के सारे सोर्सरर थे उन सभी को प्रमोट कर दिया गया है। तो ट्रेडिशन के हिसाब से अब कैपेबल पर्सन के लिए यहाँ पे एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन होगा। ये जो मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन है ये 3 दिन के अंदर होगा। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इसके लिए साइन अप करना स्टार्ट कर दिया है। और यह सारी बातें सुनकर लू फेंग उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाता है और बोलता है क्या यह मार्शल आर्ट कंपटीशन सिर्फ एनर्जी गैदरिंग रिलम के 9th लेवल वालों बंदे के लिए है? जेंग जेंग थोड़ी देर सोचता है और बोलता है नहीं, मेरे हिसाब से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत सारे लोग 8th लेवल पे होने के बाद भी इसमें साइन अप कर रहे हैं। ये बातें सुनकर लू फेंग सोचता है ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास अभी भी 3 दिन बाकी है। अगर 3 दिन के अंदर मैं येलो रैंक का डीमन सोर्सरर बन जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे परमिशन मिल जाएगी और मैं डीमन कैचिंग प्रिजन के 2nd लेयर के अंदर भी जा सकूंगा और वहाँ पे मुझे बहुत सारे डीमन मिल जाएंगे। मेरी सिस्टम की हेल्प से मैं वहाँ पे जाके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा। ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी रेयर अपॉर्चुनिटी है, मैं इसे अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। जेंग जेंग वहाँ से जाते हुए बोलता है एनर्जी गैदरिंग रिलम के 9th लेवल से जो भी नीचे है, पता नहीं वो क्यों इसमें साइन अप कर रहे हैं। अपने से एक लेवल हायर बंदे को हराने में तो उनकी फट जाती है। मुझे लगता है जो फाइनल विनर होगा वो 9th लेवल वालों बंदों में से एक होगा और हमारे लिए ये काम ही बेस्ट है। लू फेंग, तुम घर पे जाओ, तुम्हारी शिफ्ट एंड हो चुकी है। लेकिन लू फेंग जेंग जेंग को रोकता है और बोलता है मुझे बताओ ये साइन अप कहाँ पे हो रहा है? और लू फेंग के मन में था कि उसे किसी भी तरह येलो रैंक का डीमन सोर्सरर बनना है।
हालांकि ये जो सिस्टम है ये सिर्फ डीमन के खिलाफ काम करता है। इसका मतलब है जो मार्शल आर्ट वाले लोग हैं वो इसको मार सकते हैं। इसलिए इस कंपटीशन को जीतने के लिए उसे काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। हालांकि मेरी लो प्रोफाइल नीचे होने के साथ जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन पिछले 2 दिन के अंदर सिस्टम से जो मैंने एबिलिटी गेन की है उसकी हेल्प से मैं एनर्जी गैदरिंग रिलम के 9th लेवल के बंदे को आसानी से हरा सकता हूँ। और मुझे लगता है कि उसके पास एक एबिलिटी होगी और मेरे पास 4 एबिलिटी है। एनर्जी गैदरिंग रिलम के अंदर आपकी स्ट्रेंथ की लिमिट 9000 पाउंड है, लेकिन यहाँ पे डीमन के साथ फाइट करने की वजह से मेरी स्ट्रेंथ 25,000 पाउंड है। मुझे भरोसा है कि मैं पक्का यहाँ पे हारने तो नहीं वाला। तभी सीन चेंज होता है। हमें राइटियस एनर्जी हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है और जो भी लोग रजिस्टर करने के लिए हाई होते हैं वो एनर्जी गैदरिंग रिलम के 9th लेवल पे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं भीड़ के अंदर से एक सफेद बालों वाला लड़का बाहर निकलता है। तभी रजिस्टर करने वाला बंदा बोलता है अप्रेंटिस युजहान, जो कि 12th स्क्वाड से है। उसने यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है और ये एनर्जी गैदरिंग रिलम के 7th लेवल पे है। ये सुन के वो सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना। आखिर यहाँ पे 7th लेवल का बंदा रजिस्टर करने के लिए क्यों आएगा? ये बच्चा अभी भी सपना देखना नहीं भूला। ये बंदा बहुत ही ज्यादा पागल है। मैं जो कि 8th लेवल पे हूँ वो भी रजिस्टर करने की हिम्मत नहीं कर रहा। लगता है ये बंदा खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहा है। तभी वो बोलता है अगर किसी की जीत किसी के कल्टीवेशन लेवल पे डिपेंड होती तो आखिर इस कंपटीशन का मतलब ही क्या होता? लोग यहाँ पे आते और अपना कल्टीवेशन लेवल दिखाते और जीत के चले जाते। तुम जैसे लोग जिनकी चैलेंज लेने की हिम्मत नहीं होती, आखिर वो दूसरों का मजाक कैसे उड़ा लेते हैं? और ये बातें सुनकर एक बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मेरे जैसे बंदों को सेल्फ अवेयर बोलते हैं, ना कि तुम्हारी तरह एक बेवकूफ जो कि मरने के लिए तैयार हो गया। तभी हम देखते भीड़ के अंदर से एक और हाथ खड़ा होता है और बोलता है ब्रदर आप जो भी बातें कर रहे हैं मैं उनसे एग्री करता हूँ। ब्रदर आपके अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है। मैं यहाँ पे पहले काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहा था कि मुझे यहाँ पे साइन अप करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरा कल्टीवेशन लेवल बहुत ही लो है। लेकिन अब ब्रदर ने यहाँ पे एग्जाम्पल सेट कर दिया है तो मैं भी इस कंपटीशन में पक्का से पार्टिसिपेट करूँगा। और लू फेंग की सपोर्ट की वजह से व्हाइट हेयर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और व्हाइट हेयर बोलता है ब्रदर तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे अंदर भी काफी ज्यादा हिम्मत है। तुम भी यहाँ पे आके खड़े हुए। कल्टीवेशन लेवल लो है या ज्यादा इसे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये कल्टीवेटर होने के तौर पे हमारे दिल के अंदर किसी भी चैलेंज को लेने की हिम्मत होनी चाहिए। चाहे हमारे सामने कितना भी पावरफुल एनिमी क्यों ना खड़ा हो, हमें उसे फाइट करनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई होगा जिसकी कल्टीवेशन हमसे हाई होगी। और व्हाइट हेयर की स्पीच को सुनकर वहाँ के लोग इंस्पायर हो जाते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे भी यहाँ पे साइन अप करना है। और व्हाइट हेयर लू फेंग को बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या हुआ हम लोग 7th लेवल पे हैं, फिर भी हम कंपटीशन को जीतेंगे। ये बातें सुनकर लू फेंग काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और बोलता है मैं तो सिर्फ 3rd लेवल पे हूँ। लू फेंग की ये बातें सुनकर व्हाइट हेयर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और पूरी भीड़ भी शॉक हो गई होती है और बोलते हैं ये अपने से 6-7 लेवल हाइयर को चैलेंज कर रहा है। अगर तुम्हें मरना ही था तो मरने के और भी तरीके हैं, ऐसी बेइज्जती वाली मौत से क्या मिलेगा। लेकिन लू फेंग को उन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ पे जाके रजिस्टर कर देता है और अपने टोकन को टेबल पे रखते हुए बोलता है मेरा नाम लू फेंग है और मेरा कल्टीवेशन लेवल 3rd है और मैं यहाँ पे डीमन कैचिंग प्रिजन के अंदर प्रिजनर गार्ड का काम करता हूँ। और फिर हम देखते शाम हो गई होती है और लू फेंग घोड़े के ऊपर बैठ के डीमन कैचिंग ब्यूरो के बाहर जा रहा होता है और सीधे
जैंग फैमिली विलेज की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे कंपटीशन जीतने के लिए वुडन किंग स्वॉर्ड चाहिए। लोकस्ट ट्री के हिसाब से जैंग फैमिली विलेज के अंदर माउंटेन गॉड टेम्पल है, उसी की जमीन के नीचे वो वुडन किंग स्वॉर्ड रखी हुई है। और जैसे ही लू फेंग वहाँ पे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक और लोकस्ट ट्री होता है, और लू फेंग सोचता है शायद कुछ सालों के अंदर वहाँ पे एक और लोकस्ट ट्री उग गया होगा। लेकिन यहाँ पे लू फेंग उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, क्योंकि उसका मेन गोल वुडन किंग स्वॉर्ड है। वो जमीन खोदने के लिए वहाँ पे सारे वेपन लेके आया था। थोड़ी देर जमीन खोदने के बाद लू फेंग के टूल से कुछ टकराता है। लू फेंग देखता है कि वहाँ पे एक वुडन बॉक्स है, और जैसे ही वो उस वुडन बॉक्स को खोलता है उसे अंदर एक वुडन स्वॉर्ड दिखती है। लू फेंग सोचता है ये तो एक वुडन स्वॉर्ड है, कहीं ऐसा तो नहीं यही एक वुडन किंग स्वॉर्ड है, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। वो अपने टूल के ऊपर उस स्वॉर्ड से अटैक करता है और उसे कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि वो टूल टूट गया होगा, लेकिन वो स्वॉर्ड टूट गई होती है। और ये सब देखने के बाद लू फेंग लोकस्ट ट्री को गालियां देने लगता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि लू फेंग देखने के बाद काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो देखता है कि वुडन किंग स्वॉर्ड अपने आप से ठीक हो रही है, और टूटा हुआ टुकड़ा वापस से जमीन के अंदर घुस जाता है। और तभी जमीन के अंदर से काफी सारी वाइन्स निकलती है और लू फेंग के ऊपर अटैक करने लगती है। तभी लू फेंग उस स्वॉर्ड से उन वाइन से बचने लगता है, और थोड़ी देर में लू फेंग को पता चलता है कि उस वाइन का टारगेट वो नहीं, उसके हाथ में रखी वुडन किंग स्वॉर्ड है। तभी अचानक से वुडन किंग स्वॉर्ड के पास काफी सारी एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, और जैसे ही लू फेंग स्वॉर्ड को स्विंग करता है वहाँ पे काफी सारी स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज होती है। और छोटे से अटैक से लू फेंग देखता है कि उसके सामने लोकस्ट ट्री में एक बड़ा सा छेद हो गया होता है, और ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है मुझे पता चल गया कि मुझे वुडन किंग स्वॉर्ड को कैसे यूज करना है। लू फेंग को याद आ रहा होता है कि लोकस्ट ट्री डीमन के कहने के हिसाब से ये स्वॉर्ड है, वो अपने ओनर के साथ ब्लड को इंटरेक्ट कर सकती है। लू फेंग जब उस स्वॉर्ड से अपनी उंगली को काटना चाहता है, वो देखता है कि उसकी उंगली को कुछ भी नहीं होता, बल्कि उस स्वॉर्ड का एक टुकड़ा टूट जाता है। इस पार्ट के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे दोस्तों, आप मुझे कोई स्टोरी सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं आपके कमेंट को चेक करूँगा।